धन्यवाद साथियों। जैसा कि ललिता ने अपने परिचय में बता दिया है कि कॉमरेड रंजना जो WSS और PODR की एक्टिविस्ट हैं और लगातार नारीवादी आंदोलन से उनका क्रांतिकारी नारीवादी आंदोलन से मार्क्सवादी नारीवादी आंदोलन से उनका बहुत जुड़ाव रहा है। पिछले 3-4 सालों में जो जहाँ पंजाब में ग्रेट क्राइसिस हुआ है उसका प्रतिशतात्मक नजरिए से एक आलोचना, एक मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट मार्क्सवादी नारीवादी तरीके से एनालिसिस करने का जो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, वो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि इसको प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने मेरे को चुना और बोला कि मेरी बातों को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी सारी समझदारी और बातों को जो उन्होंने मुझे लंबे डिस्कशन के दौरान समझाया है और एक पेपर लिख के दिया है तो मुझे यहाँ प्रेजेंट करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनकी बातों को यहाँ आकर कन्वे कर पाऊँ। सबसे पहले जो कॉमरेड रंजना का बात शुरू होता है वो बोलते हैं कि जो पूरे सोसाइटी में लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेजेंट मूवमेंट्स में किसान आंदोलन में जो किसान को लेके जो कैनोवेशन है, जो इमेजिनेशन है, उसको एक पूरा एक मेल विजेंट सोसाइटी जैसा दिखता है कि जैसे किसान आते ही एक कोई एक पुरुष प्रधान पुरुष किसान की जो छवि बनती है उसको लेके कितना वाम के बड़े धड़े में भी उस इमेजिनेशन ने इतना घर कर लिया है कि आप जैसे किसान बोलते हो तो एक पुरुष किसान की छवि बनती है, जैसे कि महिलाएं का कोई योगदान वो पूरे अदृश्य है इस पूरे परिदृश्य से। तो ये जो प्रतिशतात्मक नजरिया है जहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे कल के वक्ताओं ने ऐसे बोला है कि पीजेंट कम्युनिटी एक समुदाय के रूप में हम देखते हैं जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाओं का एक बहुत ही अहम रोल है। पर हम जब किसान आंदोलन की बात करते हैं, उनकी भाषाओं की बात करते हैं, उनकी तर्क की बात करते हैं, उनकी डिस्कोर्स की बात करते हैं तो हमेशा एक इमेजिनेशन में पुरुष किसान होता है। जो सबसे बड़ा दिक्कत का बात यहाँ से शुरू होती है कि हम किसान को किसानी के समुदाय को क्वेश्चन को एक मेल वर्ग से देखते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बोली कि हम वाम धड़े में भी और अलग अलग बातों में कल से हम लोग 8-10 बच्चों पे डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम बार ये प्रतिशतात्मक जो सोच है सोसाइटी की उसने संकट को कैसे बढ़ाया है। ये जो सुसाइड्स हुए हैं, जो खुदकुशियां हुई हैं, उसका एक बहुत बड़ा भार प्रतिशतात्मक का समाज का भार पुरुष साथियों पे भी है। उनकी जो इज्जत की बात बना दी गई है कि आपका जिम्मेदारी है कि महिलाओं को और घर को संभालना है और आपकी ये हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि आप बीइंग ए मेल, आप पुरुष होने के नाते आपको तो इस नहीं कर पाएंगे तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी, आपको सुसाइड करना है। तो प्रतिसत्ता ने केवल महिलाओं को ही गुलाम नहीं बनाया है, उनकी स्थिति बदतर नहीं की है। यह प्रिसाइजली वही स्थिति है जो पुरुष किसानों को भी आत्महत्या के लिए उकसा रहा है। तो हम जब बोलते हैं कि प्रतिशतात्मक तो ऐसा कोई नहीं है जो सोसाइटी में केवल पुरुष ही इसके शिकार हैं, तो या महिलाएं शिकार हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा भार उन्होंने पुरुषों पे भी ट्रांसफर किया है। हम उस तरीके से देखना होगा। तीसरी बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपनी किताब में भी अपने रिसर्च में भी एनालाइज किया है कि इस पूरे मूवमेंट में हमने मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस संकट का विश्लेषण नहीं किया है। हमने रिफॉर्म के हिसाब से, हमने रिवॉल्यूशन के हिसाब से, हमने कभी कभी कास्ट के बेसिस पे भी लैंग्वेज लेवल के हिसाब से ही, लेकिन उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। जो महिलाएं घर में एक सोसाइटी का पार्ट है, जिनमें बहुत बड़ा हिस्सा है जो प्रोडक्शंस में हिस्सेदारी करती हैं, लेकिन उसके नजरिए से कोई बात ही नहीं है। और ये तो आम चलन मामला है ही। आश्चर्यजनक रूप से वाम के धड़ों में भी इसमें से कोई सुधार नहीं देखती है। तो इसकी एक बहुत निराशा का एक सेंस है कि हमें इस बात को भी देखना समझना होगा। जब ये बात कह रही है कॉमरेड रंजना, तो इससे कोई इनका कतई मतलब नहीं है कि इस क्लास एनालिसिस को डाइल्यूट कर दिया जाए या वर्ग विश्लेषण या जाति के आंदोलनों को क्यों हम दरकिनार करना चाहते हैं। लेकिन महिलाओं के मुद्दों को बिना डाइल्यूट किए
जो साजिश है महिलाओं के श्रम को अदृश्य करने की, महिलाओं की भागीदारी को घर तक सिमटाने की, महिलाओं की गुलामी को नजरअंदाज करने की, उस साजिश का हम लोग को कम से कम, जब हम प्रगतिशील अपने को बोलते हैं, जब हम वाम घड़े के लोग बोलते हैं, हम समाज को बदलने की बात करते हैं, तो हमें ये गलतियां नहीं दोहराना चाहिए और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस को लाके हम क्लास के एंगल को डाइल्यूट कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि औरतें आधी दुनिया बनाती हैं, आधी आबादी का हिस्सा बनाती हैं, तो ये आधी आबादी केवल आधी आबादी भी अदृश्य जगह से नहीं आती है। आधी आबादी किसानों की आबादी से आती है, आधी आबादी वर्किंग क्लास महिलाओं से आती है, या आधी आबादी फिशरीज कम्युनिटी से आती है, या आधी आबादी महिला आदिवासी समाज से आती है, या आधी आबादी इनफॉर्मल वर्कर से आती है। तो आप आधी आबादी कह के तो जैसे लगता है कि रोमांटिसाइज करते हैं कि ठीक है कुछ आधी आबादी हिस्सा है, लेकिन वो आधी आबादी कहाँ है? वो आधी आबादी फैक्ट्रियों में, वो आधी आबादी सड़कों पे है, वो आधी आबादी आदिवासी संघर्षों में। तो आप आधी आबादी को इतना एब्स्ट्रैक्शन में मत ले जाइए कि आधी आबादी मतलब 50%, बस 50% का भी हिस्सा अलग अलग तबकों में उसी तरह से विभाजित है जैसे सोसाइटी के अलग अलग तबके। और हम जब बात करते हैं कि हम फैक्ट्री के लिए बात करते हैं, खेतों की बात करते हैं, लैंडलेस लेबर की बात करते हैं, दलित लेबर की बात करते हैं, तो इन सब में एक और भी चीज जड़ रही कि दलित लेबर वुमेन, फैक्ट्री वुमेन्स, पीजेंट विमेन, तो उन सब के आगे ये भी आप लगाइए, इस कैटेगरी को और भी थोड़ा और समायोजित कीजिए महिलाओं के मुद्दों से। हमें ऐसा नहीं है कि हमारे क्रांतिकारी वाम इतिहास में तेलंगाना तेभागा का मूवमेंट है जहाँ पे हम देखते हैं कि महिलाओं की बहुत जबरदस्त स्थिति उपस्थिति रही है और उन्होंने अपनी मांगों को अपने उसके साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के बिना क्रांतिकारी आंदोलन को डाइल्यूट किए हुए, बिना उसको किए हुए अपनी मांगे तेलंगाना तेभागा और नक्सलवादी आंदोलन में प्रोसेस की है। हमें उससे सीखना है कि हम सबसे बड़ा एक मार्क्सवादी नारीवादी महिलाओं का एक डर है कि जो सोसाइटी ने इस पूरे महिलाओं के श्रम को अदृश्य कर दिया है। साथ ही हमारा विनती है कि आप फिर से उसी गलती में ना जाएं, आप उनके श्रम को, अदृश्यता को, उनके उसको उदृश्यता को आप पूरी तरह से नजरअंदाज ना करके उसको उसी फोकस पॉइंट से देखें जैसे आप अन्य समस्याओं को देखते हैं। जब हम महिलाओं की स्थिति की और बात करते हैं तो जैसे हम जानते हैं कि पीजेंट कम्युनिटी में महिलाओं के साथ साथ हमारी दादियाँ, नानियाँ, बच्चे, बूढ़े, वो सब पीजेंट कम्युनिटी के पार्ट होते हैं। तो आप देखते हैं कि जब धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, सड़कों पे प्रदर्शन होते हैं, तो उसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका धरने प्रदर्शन में होता है। लेकिन क्या भीड़ जुटाने के लिए होता है? आप महिलाओं के मुद्दे को ना अपने महिलाओं के मुद्दे को ना तो आप अपने मूवमेंट के डिमांड के रूप में शामिल करते हैं, ना महिलाओं के मुद्दे को आप डिसीजन मेकिंग में कहीं जगह देते हैं, ना आप महिलाएं के डायस पे नजर आती हैं, ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नजर आती हैं। तो महिलाओं के मुद्दे को आप लोग को, हम लोग को, जो हम क्रांतिकारी घड़े से लोग आते हैं, उनको तो इतनी शिद्दत से लेना होगा जितनी शिद्दत से आप बाकी सब चीजों को लेते हैं। बहुत सारी रिप्लिकेशंस हो रही हैं, लेकिन ये रिप्लिकेशंस एक बहुत लंबे समय का जो नजरअंदाज है उसके एक रिफ्लेक्शंस के रूप में आ रहा है। जो खुदकुशी की हम बात कर रहे हैं और जो रंजना ने अपने रिसर्च में बोला कि खुदकुशी एक बड़े संकट का एक केवल लक्षण है, एक सिम्टम्स है, अपने आप में ये कोई संकट नहीं है। एक बहुत बड़े कृषि संकट का, एक बहुत बड़े समाज के संकट का एक लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। तो उसके साथ साथ जब हम सोसाइटी में देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जो फ्यूडल रिलेशंस जो पुराने टाइम में रहे हैं, उसके बाद जो कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, जब उसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का मुनाफा की होड़ प्रवृत्ति हो रही है, तो उसमें जो लगातार मार्केट का दबाव है, उसमें उसके संकट के बतौर पे हमें बहुत सर्वांगीण एनालिसिस करना होगा। हम सोसाइटी को केवल एक पे ही अपना चीज फोकस नहीं कर सकते हैं, और वो भी अपनी किताबों में आप देखेंगे, अपने लेखों में ये कहीं भी इस बात को, मतलब हमको इस बात से कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि हमें बस खुदकुशी के संकट को ही दूर करना है। हम जब बात कर रहे हैं तो हम
लार्जर एग्रीन क्राइसिस, फिर लार्जर कैपिटलिस्ट क्राइसिस, फिर उसके बाद लार्जर सोसाइटी का जो ओवरऑल क्राइसिस है, और उसके बाद उसको रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशंस को हम कैसे करते हैं। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे कल हम बात कर रहे थे, उसमें आप साथियों एक बात जो बहुत नजरअंदाज हो गई है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जो बाकी काम तो किया ही किया, एक दूसरे बहुत खतरनाक काम किया महिलाओं की खेतों में उपस्थिति के हिसाब से। जब मशीनीकरण बढ़ा और बड़े बड़े हार्वेस्टर और ट्रैक्टर्स और ये सब आए, तो ये 60-70 का दशक था जब पहली बार महिलाएं खेतों से गायब होने लगी। उसके पहले आज जो 70, 80, 90 साल की महिलाएं हैं पंजाब में किसान में, वो बहुत गर्व से ये याद करती हैं कि हम खेतों में काम करते थे, जाते थे, और पुरुषों के साथ उनका एक हिस्सा अपने फील्ड में भी वो उनकी उपस्थिति थी। मशीनीकरण ने वापस महिलाओं को घर में कैद कर दिया, महिला किसानों को, और महिलाओं को एक पुरुष की प्रतिशतात्मक समाज ने उसको एक सदगुण के रूप में पेश किया, किसी वर्चू के रूप में पेश किया, और आज बहुत शान से जाट किसान लोग बोलते हैं कि हमारी महिलाएं तो खेतों में नहीं काम करती। तो ये जो एक बहुत खराब प्रोसेस चल रहा था, आपने उसको एक सदगुण, एक बहुत वर्चू के रूप में पेश किया। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशंस के और अदर एस्पेक्ट्स के अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तब जबकि घरों में भी एग्रीकल्चरल काम उनका कम नहीं हुआ है, चारा काटने, एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल काम, पशुओं के लिए चारा लाना, घर की सफाई करना, बर्तन साफ करना से लेके जो हम लोग भी कल आए थे दोपहर में मक्के की रोटी और सरसों का साग खाए हैं। पूरे इंडियन बॉलीवुड से लेके हर पूरे इंडियन पैनोरमा में, डायस्पोरा में सरसों के साग को इतना रोमांटिसाइज किया गया है। लेकिन अगर साथी आप देख लेंगे कि सरसों का साग बनाने की क्या प्रक्रिया है, एक एक पत्ती बुनना पड़ता है, एक एक साग का खोटना पड़ता है, और ये 4-5 घंटे का इतना दुखदायक प्रोसेस है, उसको लंबे समय तक उबालना पड़ता है। मतलब हम लोगों ने तो ऐसे सरसों का साग मक्के की रोटी खा के आने कर रहे तो बोलते हैं कि वो पूरा एकदम रोमांटिसिज्म का है, लेकिन आप सच में आप किसी भी दिन जाके उस घर में देखिए वो साग बनाने का प्रक्रिया कितना टेढ़ा और कितना जटिल है, जो छोटे छोटे हिस्सों में सुबह 4 बजे से शुरू होकर दोपहर के 2 बजे तक बनाने में अच्छा खासा समय मिल जाता है। तो आप इन सब चीजों को नजरअंदाज जब हम करते हैं और लगता है कि खाने की एक चीज है, लेकिन आप और उस पर तुलना यह है कि हम तो बोलते हैं कि ये तो महिलाओं का काम है, तो मतलब इट्स अ गिवन, इसमें आश्चर्य क्या है, तो ऐसा क्या कोई बड़ा चीज है। मतलब जब रंजना इस चीजों को लेकर इंटरव्यू कर रही थी, उन लोगों से पूछ रही थी, तो महिलाएं और पुरुष दोनों साथी इस बात को मुस्कुरा देते थे, क्या साग तो वही बनाएंगे, मतलब इसमें ऐसा क्या है, इसमें ये पूछने की क्या बात है, स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल क्या है, ठीक है, अरे ये इसमें काम है, अरे तो और कौन करेगा, ठीक है। तो आप इसको गिवन मत लीजिए कि भाई घर का काम है, ऐसे काम है, एक तो आप गिवन ले रहे हैं वही करेंगी, और दूसरा उसके स्वयं को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, बोलते हमारे औरतें काम नहीं करती है, भाई मशीन साग तो नहीं बनाती होगी। तो इस तरह का जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो इस तरह के हैं, जो कॉमन सेंस के पार्ट होते जा रहे हैं, जो नॉर्मलसी के पार्ट हो रहे हैं, हमें उसको तोड़ने की जरूरत है कि नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट गिवन, कि भाई महिलाओं का श्रम एक घर में बंद रहेगा और उसमें और पूरे काम करने के बावजूद भी हम बोलेंगे हमारी महिलाएं तो काम नहीं करती हैं। तो आप दोनों तरह से मार उसमें कर रहे हैं कि उनको घर में बंद करते रहें, और घर में एकदम हड़बड़ मेहनत, जहाँ पे सुबह से शाम तक के 2500 काम होते हैं, आप यहाँ से बर्तन धोना, कपड़ा धोना, मवेशी के लिए चारा लाना, पानी भरना, उसके कोर्टयार्ड की सफाई करना, सिलाई बुनाई करना, उसके अलावा 2500-3000 काम मैं आपको गिना दूंगा, और उसके बाद बोलते हैं कि हमारे घर की महिलाएं काम नहीं करती हैं। तो ये स्थिति ग्रामीण महिलाओं की और भी ज्यादा दुर्भर बनाती हैं कंपेयर टू जो शहर की सरबराह महिलाएं जो फैक्ट्री में काम करती हैं, उसके तुलना में गांव की महिलाओं का जिंदगी और ज्यादा दुर्भर बनता है। उनके डबल ट्रिपल लोड ऑफ वर्क है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब बाकी सब चीजों के अलावा भी। तो हमें जो गिवन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, लैंगिक बंटवारा काम का, कि घर का काम महिलाएं करेंगी और बाहर का काम नहीं करेंगी, उस पे हमें सच में सोचने की जरूरत है। और हमें जो श्रम की अदृश्यता है, जहाँ पे चीजें एकदम इतनी हार्डकोर मेहनत का कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उनके वर्क का कोई पेड वैल्यू नहीं है, उनके वर्क का कोई इंडिपेंडेंट मूल्यांकन नहीं है, उन सब चीजों को हमें
सच में देखना पड़ता है। दूसरी तरफ जो दलित महिलाएं वर्कर हैं जो ग्रामीण समाज में, उनके साथ में दो तरह की आज दिक्कतें उन्होंने देखी है। एक तो कि वेज वर्क का लगातार उस मात्रा में उपलब्ध न होना, और जो है भी उसका बहुत ही डिसमल, बहुत ही खराब पेमेंट। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सर्वे 3-4 साल पुराना हुआ है, 2011-12 में उनकी किताब है, लेकिन 2011-12 के आसपास में 250 से 400 रुपया पर मंथ की आमदनी हो पाती थी। बहुत ही पार्ट टाइम, फुल टाइम और शाम का एक पार्ट टाइम करने के बाद मुश्किल से 1000 रुपए का इंतजाम कर पाती थी ग्रामीण महिलाएं, दलित वर्कर। तो एक तो वेज वर्क का मतलब एक तो वर्चू बना दिया गया है कि जाट सिख महिलाओं में खास करके ये है कि वो घर के बाहर जाके नहीं काम कर देती हैं। तो उन महिलाएं जिनके पतियों ने सुसाइड किए हैं, तो उनके लिए एक अभी भी टैबू है कि घर के बाहर काम नहीं कर सकती है। उस जतरा का जाके अभी भी वो नहीं उठता है कि बाहर में जाके वेज वर्क कर सकती है। और अगर वेज वर्क दलित महिलाएं करती भी हैं तो उसका जो पेमेंट है और उसका जो रिटर्न है, जैसे 25 मवेशी का गोबर उठाने का उनको आसपास 40 रुपए मिलते हैं। तो इस तरह की इतनी तरह की मतलब गैर समानता और इस तरह की है कि आदमी को दिक्कत यह है कि हमें किसान आंदोलन की हम जब बात कर रहे हैं, हम खेतिहर मजदूर आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम दलित लैंडलेस लेबर की बात कर रहे हैं, तो इन आश्चर्यजनक रूप से इन सारे मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। हमें अपने वुमेन्स मूवमेंट में, अपने किसान आंदोलन में इस मुद्दे को इतनी जोर से दिखाना है कि ये मुद्दे भी कोई अन्य मुद्दे ना बन के रह जाए। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं, ये इसको हम कैसे कर सकते हैं। जब आज पिछले 20 सालों में भारत में वाम आंदोलन में बहुत तरह के अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत तरह की नई प्रवृत्तियां भी आई हैं। आप जानते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के रूप में भी बहुत सारे मूवमेंट्स दलितों के बीच, महिलाओं के बीच में एक फेमिनिज्म का भी एक मूवमेंट चला है। उस सारे मूवमेंट के बीच में बहुत सारा पैराडॉक्स, बहुत सारी दुविधा उत्पन्न हो रही है। जैसे कि विमेंस मूवमेंट जो है वो नॉन प्रॉपर्टी दलित फैमिलीज के राइट की बात नहीं कर रहा है। जो ग्रामीण महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, उसकी जो फेमिनिज्म आज का जो बुर्जुआ फेमिनिज्म है, एलीट फेमिनिज्म है, वो दलित महिलाओं के अधिकारों को लेके, उनके लैंगिक शोषण को लेके, उनके सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को लेके, दहेज की प्रवृत्तियों को लेके कोई बात नहीं कर रहा है। जो दलित मूवमेंट है वो पैट्रियार्की की बात नहीं कर रहा है। वो वहाँ पे पैट्रियार्की जैसी समस्याएं हैं, वहाँ पे जो एकदम लैंगिक बंटवारा है, जहाँ पे एकदम जोरदार तरीके से एक प्रतिशतात्मक समाज की उपस्थिति है, उस पर बात नहीं कर रहा है। और जो दलित मूवमेंट है वो विमेंस मूवमेंट की और जो किसान मूवमेंट है वो विमेंस इशू की बात नहीं करके रहते हैं। तो ये इतना फ्रेगमेंटेशन है, बंटवारा है कि महिलाओं के मुद्दे में दलित गायब है, दलितों के मुद्दे में पैट्रियार्की गायब है, किसान आंदोलन में महिलाएं नहीं हैं, मजदूरों के मुद्दों पे ग्रामीण महिलाएं नहीं है। तो ये इतना फ्रेगमेंटेड बंटवारा है और ये दोनों तरफ से है। एक तो हिस्टोरिकली इग्नोरेंस भी रहा है, नजरअंदाजी भी रही है, तो उस पे भी इस दोहरा मार पड़ रहा है। तो इन सब वजह से हमें बहुत ही बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, जो बहुत समय कम है और बहुत लंबा प्रपत्र है, जो सबसे बड़ा जो बात उनके फाइंडिंग्स का है वो ये है कि देखिए, बात तो है कि महिलाओं का क्लास सोसाइटी कास्ट की सब बात है, लेकिन आप देखिए कि एंगल्स ने 1880 में फैमिली ओरिजिन ऑफ फैमिली स्टेट एंड प्रॉपर्टी का जो विवरण दिया है, वो आज भी हम लोग जब बोलते हैं कि जब तक हम महिलाओं के मुद्दों को प्रॉपर्टी और फैमिली और मैरिज एज इंस्टीट्यूशन, शादी एज ए सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं करते, उनको चैलेंज नहीं करेंगे मार्क्सिस्ट, तो तब तक हमारे सारे समझदारी में हम फंसे रहेंगे कि इसको इससे जोड़ लें, इसको इससे जोड़ लें। तो महिलाओं के सामने, नारीवादी मार्क्सवादी नारीवादी महिलाओं के सामने आज इस बात की बहुत ही शिद्दत से जरूरत है कि वो सोसाइटी के गिवन स्ट्रक्चर्स, नॉर्म्स को डिस्टेबलाइज करें। शादी के मुद्दे पे, पर्सनल प्रॉपर्टी के मुद्दों पे जो हमारा 1880 में नारा था, तो हमने फैमिली और प्रॉपर्टी को तो छोड़ दिया, बस स्टेट पे पड़े हुए कि स्टेट को कैसे लेंगे। तो हमें शादी एज इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, सेक्सुअलिटी, इन सब मामलों को उसी जोरदार तरीके से उठाना पड़ेगा जहां से हम भूल सके कि ये मामला
बाकी सोसाइटी के रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन से उतना ही तौर से जुड़ा है जितना कि वर्ग मामला। धन्यवाद सर जी। I'm very happy that viewpoints could be presented here, and more than that, that the woman's voice, at least indirectly, could be heard in this hall as to what the position is and what the sufferings and goal is. In fact, Santosh, I'm also happy because though we do not want to say male comrade and female comrade or woman comrade, such division exists, that's a fact. So that the comrade who happens to be a man, they presented very strongly here, bounced to me actually. He has done a very job to do. In fact, if we look through history, not only is women's labor made invisible, women themselves are made invisible in fact. I was surprised, not surprised I should say. It's very unfortunate that even in the revolutionary movement, when history is, class is done, it appears as if the whole history is made by men in fact. The woman really doesn't exist, or she is just producing kids in some corner. But as Nanda Padi also tries to underline, women are there everywhere, in production, rendering their services in many ways, in all spheres. They are there very much in struggle. But their role is not recognized as it should be. Their role, in fact, is not even, they are not allowed, or they are not really involved in the struggles to the extent they have to be. There was a question raised by Anveer Singh yesterday as to why there aren't as many women in the movement. Even in this hall only we find maybe 10% at best. I am happy that they are there actually, even that 10%. And even in the speakers in the dais, very less again, less than 10% probably. This is the whole situation, and we have to take this question very seriously as to why we do not take this question very seriously. And as Rajna has also said, why this division, why the class-based movements do not take up patriarchy and caste as seriously, and caste-based movements do not also do not take up patriarchy or class seriously, and why the women's movement does not take up class or caste question seriously. This is a serious question that the women's movement, class-based movement or caste movement, everything has to necessarily address. And overall, the revolutionary movement has to reflect upon this question much more seriously than it's presently doing, and check its own patriarchal attitude, patriarchal notions in this factor, and try to do more justice to the cause of all oppressed and exploited, and women who are a very major section in it. Thank you. So, अंत में जो ललिता इस बात को फिर से रेखांकित कर रही थी कि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं की उपस्थिति 10% से भी कम है, और डायस में भी पेपर प्रेजेंट करने के हिसाब से भी, लीडरशिप के मामले में भी वो स्थिति बनी हुई है। तो जो हमारा एक नॉर्मल सी चला आ रहा है कि हमें उसको तोड़ने की जरूरत है, और ये बात उतनी ही शिद्दत के साथ हमें लड़नी होगी कि हम आदिवादी की जब बात कर रहे हैं तो आदिवादी का रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और विमेन क्लास मूवमेंट में, वर्ग मूवमेंट में, किसान आंदोलन में इस आंदोलन को इतनी सिंसियरिटी के साथ लेने की जरूरत है जितना हम अन्य मुद्दे को लेते हैं। तो आदिवादी की लड़ाई केवल नोशंस और उसके प्रिटेंशंस की बात नहीं है या पेरेंट्स की बात नहीं है, हमको उसके अंतर वस्तु में, उसके उसी रूप में, उसी स्पिरिट के साथ लेना होगा जहाँ पे हम सारे मुद्दों को लेते हैं, जैसे जाति के मामलों को, लैंगिक और किसानी के मामलों को, मजदूरी के मामलों को, उसी स्पिरिट में हमें विमेंस क्वेश्चन को भी सेंसिटिव लेना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू संतोष। दो इंफॉर्मेशन है दोस्तों। एक तो सूचना ये है कि अभी 2-3 मिनट में लंच टाइम होगा। आप जब सभी बाहर जाएंगे तो अपना अपना सामान, बैग वगैरह इधर साइड में और इधर साइड में टिका दें, क्योंकि इस दौरान जब आप लंच ले रहे होंगे तो ये कुर्सियाँ इकट्ठी करके जहाँ दरियाँ बिछानी है और इसकी सफाई वगैरह करनी है, इसलिए अपना अपना सामान
इस साइड पे टिका के दें, जहाँ से कोई नहीं उठाएगा आके करके ले। औरतों बारे बोलते हैं, कुछ सवाल आए, मैंने लगता है कि कामरेड ललता भी कहा कि इस सवाल से निजी तौर पर डिस्कस करना भी डॉक्टर साहब, क्योंकि समय की पाबंदी है। असी आयोजन समिति वालों कल भी उकाई होगी, असी पंजाब दियां भरातरी किसान जथेबंदियां नूं भी सद्दा दिता सी, जिन्हां च किरती किसान यूनियन जिहड़ी कुल हिंद किसान मजदूर सभा नाल संबंधित है, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां, इन्हां तिन्हां जथेबंदियां नूं सद्दा दिता सी। कल साडे कोल भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के दो साथी गुरदीप सिंह बैरोके और शिंदर सिंह नत्थू वाले पहुंचे हैं। असी उन्होंने धन्यवादी हैं। और अज साडे कोल किरती किसान यूनियन के सूबाई प्रधान साथी निर्भय सिंह ढुड्डी के पहुंचे हैं। असी उन्होंने भी ऋणी हैं, चाहे लेट आए ने, इनफॉर्मेशन तो असी पता की वजह है। और असी समझते सी कि पंजाब दियां तिन्ने चारे किसान ऑर्गेनाइजेशन बतौर ऑब्जर्वर बतौर दर्शक इस दो रोजा वर्कशाप में हिस्सा लैन, पर फिर भी तुसी आए हो, तुहाडा आयोजन समिति वालों बहुत बहुत धन्यवाद। हुण सब तो पहला साडे गैस्ट जिहड़े ने पंजाब तो बाहर के साथी वो लंच की प्रोसीड करनगे। Demand that we take up the questions on this, but we cannot do it for two reasons. One, Rajna Pati is not here directly. Even I would very much like to take up the question, but this is not the forum for it immediately. We don't have the time, so please. And you can always, those who want to raise any questions, you can either contact me or any other woman organizer here. We'll be happy to interact with you. Now we proceed for lunch. It's 2 o'clock. Please wait a second. We'll change the order today. It's comrades from Inkilab Kendra will be very generous to say that the people from other states should line up to the thing first. I would say that senior comrades and those who have any health problems like diabetes should go first for food. It's already late. So senior comrades first and other people with any kind of illness and the rest should follow. And we gather here again by 2:40. We'll try for 2:30 and maximum by 2:40 we start the session again. Thank you very much. शोषकों के अत्याचार से मेहनत कश का जो लहू, जो खून धरती पे बहता है, उसके हर कतरे से एक ज्वाला बन करके उठेंगे। मंदर सिंह के गीत का जो संदेश था, जो आपके साथ साझा किया, मैं एक बार फिर बेनती करा, वॉलंटियर कृपा करके गेट दे सुनिश्चित करन वॉलंटियर नो कि ऑपरेशन ग्रीन हंट विरोधी जमहूरी फ्रंट पंजाब वालों पिछले दिनों च मीटिंग करके जिहड़े इनकलाबी जमहूरी फ्रंट के RDF के जनरल सैक्रटरी प्रोफेसर GL साई बाबा, जिन्होंने मुड़ के नागपुर हाई कोर्ट ने जेल च भेजा, जमानत उन्होंने रद्द की है, बावजूद 90% डिसेबिलिटी के हाकमां ने अपना करूर चेहरा नंगा किया है। और साडे देश की मन्नी परमन्नी चिंतक लेखिका अरुंधति राय हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, क्योंकि उन्होंने आउटलुक मैगजीन के अंदर इस नजरबंदी को चैलेंज किया, सवाल खड़े किए सी। कोर्टां कचहरियां हुण हाकमां दे राह ते चल पियां, बोलण का हक साथों खोया जा रहा है, गल कहण का हक साथों खोया जा रहा है। इस मुद्दे ते पंजाब दे ऑपरेशन ग्रीन हंट विरोधी जमहूरी फ्रंट पंजाब वालों 24 जनवरी दिन ऐतवार सवेरे 11 बजे पंजाबी भवन लुधियाना विखे
एक सबाई कन्वेंशन रोज़ कन्वेंशन की जा रही है पंजाब के इनकलाबी केंद्र पंजाब नाल जुड़े ते भरातरी जथेबंदी के साथी नोट कर कि सारे इलाकों चों कुछ ना कुछ साथी इस रोज़ कन्वेंशन च अपना रोष दर्ज करने के लिए 24 जनवरी दिन ऐतवार 11 बजे पंजाबी भवन लुधियाने पहुंचेंगे। हम लोग प्रोफेसर GN साई बाबा और अरुंधति राय के विरुद्ध जो कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया और प्रोफेसर GN भाई साई बाबा को दोबारा जेल में भेजा है, इसके विरुद्ध ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ हमारा एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बना है पंजाब में ऑल ऑपरेशन का, जिसके पैटर्न हैं प्रोफेसर रजमेश सिंह औलख जाने माने रंगकर्मी। उनकी ओर से 24 जनवरी को एक रोज़ कन्वेंशन पंजाब में आयोजित की गई है, जिसकी मैंने सूचना दी है। प्यारे साथियों, अपना अपना थान ले लो, सारे साथी अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, थोड़ी दी कुर्सियां सेट कर लो, जेडे पिछे बैठे ने साथी वो कृपा करके इधरली साइड संचालन अगे चलाओ काउंटर लगता। Sorry, I'm late at Dayas. There has to be some preparations for the concluding sessions. The next session will be presentations on Maharashtra situation. Then we go to a specific aspect, that is migration and agrarian crisis. And then it will be Uttar Pradesh basically. After that we have the concluding sessions with all eminent personalities from here giving their feedback on the dais, and then a fitting end to this two-day workshop. I now call upon Professor Kaustav from School of Social Sciences, JNU, and dais. Professor Kaustav is an assistant professor in School of Social Sciences in JNU. His own specific work is study on agrarian issues. We also call upon Neha, who is the assistant professor in Ambedkar University. I request Neha to come up on this. Now we could clap. Kaustav has recently done a specific study on the agrarian situation in Maratha region also. He'll touch upon that and overall present on the situation in Maharashtra. I request Professor Kaustav to present his. Thank you. मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली संतोष बोलने के, किसी को भी डर आ जाएगा हिंदी में। मैं ट्राई करूंगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के बोलने। मैं स्पेसिफिक तो हम लोग जो एग्रेरियन क्राइसिस लेके कल और आज चर्चा कर रहे हैं, इसका मैं एक या दो स्पेसिफिक चीज लेके सिर्फ बात करना चाहता हूँ। अंग्रेजी में एक टर्म है इकोनॉमिक्स जो यूज करते हैं, इंटरलॉकिंग, एक साथ जुड़े रहना। तो अलग अलग मार्केट या बाजार, जैसे जमीन का बाजार या क्रेडिट का या प्रोडक्ट का, ये एक साथ जुड़ जाने से कैसे क्राइसिस पैदा होता है, इसको थोड़ा समझने के लिए महाराष्ट्र का एग्जाम्पल यूज करके मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि जो एक साथी कल रेफर किए थे इसको कि अमीर बागची का काम या अमित भादुरी का काम, जो उस टाइम में 60s में जिसको बोला जाता था, जैसे पूंजीवाद एग्रीकल्चर में आया है कि नहीं, वो समझने के लिए इसको फोर्स्ड कॉमर्स बोला जाता था। सॉरी, इसका हिंदी मेरे को नहीं याद। फोर्स्ड कॉमर्स जिसको बोला जाता था, उसका और अभी का टाइम में क्या अंतर है। तो मैं महाराष्ट्र में बीटी कॉटन वाला एरिया जो है, मराठवाड़ा का, विदर्भ के बारे में सारे लोग जानते हैं। तो मराठवाड़ा के एरिया में बीट डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में कुछ 27 किसान आत्महत्या किए अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो दिसंबर में हम गए थे उधर,
वो देखने के लिए। तो इसको न्यू फॉर्म ऑफ फोर्स्ड कॉमर्स बोल के मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो पहला बात ये है कि महाराष्ट्र का बीड में क्या हो रहा है, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। काफी लोग जान रहे होंगे। मैं फील्ड में जो देखा वो ये था कि बीटी कॉटन का कंप्लीट मोनोपोली है। बीटी कॉटन छोड़ के और कुछ कपास का बीज बिक ही नहीं रहा है। तो ये मेरे को थोड़ा परेशानी हुआ कि महाराष्ट्र में तो कपास पहले से ही होता था। महाराष्ट्र में कपास का प्रोक्योरमेंट का भी 70-71 से सिस्टम चल रहा था। तो ये कैसे हो गया? तो जो बुजुर्ग किसान थे और लोग थे, उनसे मैं पूछा कि और क्या आप उगाते थे? ये तो बीटी तो अभी का है। तो नांदेड़ 55 बोल के कपास का सीड चलता था। वो सीड एकदम गायब हो गया। उस सीड का एडवांटेज ये था, उसका खर्चा बहुत कम था। मैं इसलिए इसका थोड़ा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये तो जानते ही है कि हरित क्रांति के नाम पे जो हाइब्रिड राइस और व्हीट इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें हमारा पुराना जो वैरायटीज थे वो गायब हो गए। तो सिर्फ फूड क्रॉप्स में ही नहीं, कमर्शियल क्रॉप्स में भी एग्जैक्ट सेम चीज हुआ है। तो नांदेड़ 55 लोग उगाते थे, कपास उससे होता था, वो एकदम बंद हो गया। तो हम लोग थोड़ा परेशान इसलिए थे कि जो कमर्शियल क्रॉप है उससे आप उगाते इसलिए हो उससे पैसा मिलने के लिए, तो आप उगाना ही क्यों बंद कर दोगे? ये हो सकता है कि आप एक टाइप का बीटी का भी उगा रहे हो, वो भी उगा रहे हो। तो वो समझने का थोड़ा कोशिश किया। ये समझ में आया कि कैपिटलिज्म या पूंजीवादी रिलेशन इतना दूर तक चला गया है कि मोंसैंटो जो आपका गांव में जो सीड बेचता है, जो बीज बेचता है, उस दुकान तक एडवांस पेमेंट लेता है और प्रोक्योर भी कर लेता है। तो आपको सीड भी दिया, उसका आप कपास बना के 1 साल बाद पैसा देते हो। नॉर्मली यही होता है, आप बेच के फिर पैसा वापस करते हो। ये पैसा एडवांस में ले लेता है। तो इतना बड़ा कंपनी है, यदि एडवांस में ले लिया पूरा, तो आप यदि नहीं देते हो तो वो और एक दुकान बना लेंगे। दूसरा काम ये लोग ये किए कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स को पैसा दे के किसान जो है उनको ये समझाए कि आप सिर्फ बीटी कॉटन ही यूज करो। 2-3 चीज एक साथ मिला के, उसके बाद तो आप जानते ही हो मराठवाड़ा का रीजन जो है वो शुगर और शरद पवार और ये जो मराठा का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लाउड है उस एरिया का, उसके साथ एकदम सांठगांठ है। तो इस सारी चीज मिला के वो लोग ये कर पाए कि 5-7 साल में 12 साल में सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन ही वहां बिकता है। अच्छा, मराठवाड़ा एरिया का और एक खासियत ये है कि गन्ना और कपास, ये 2 कमर्शियल क्रॉपिंग वहां होता है। ये दोनों का ही कंट्रोल साहूकारों के हाथ में था। अब क्योंकि बीटी कॉटन मोंसैंटो आ गया, कॉटन का कंट्रोल इनके हाथ में आ गया। ये और भी देखने के लिए मिला कि वो सीड कंपनीज जो है, ये सीड जहां से बिक रहा है, वहां ये वन टाइम सीड्स सिर्फ कपास का नहीं है, आपका भिंडी का है, आलू का है। तो आस्ते आस्ते हम लोग उसका सारे का डॉक्यूमेंटेशन करना चालू किए हैं कि आपका सारे जितना हो सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स या कमर्शियल प्रोडक्ट्स, सारे का वो लोग नॉन रीयूजेबल सीड्स जो है उसका वन टाइम पैकेज बेचना चालू किए। पहले जब वो लोग इंट्रोड्यूस किया, ऑब्वियसली वो लोग बहुत जो दाम रखे थे, वो दाम जो था उससे दाम भी थोड़ा पहले घटाए और फिर बढ़ा लिए। जब देखे कि सारे लोग वो यूज करना चालू किए, तब तो हो गया ना, तो बीटी छोड़ के कोई और कुछ यूज ही नहीं करेंगे, तो उसमें वो दाम बढ़ा लिए। तो पहले का टाइम से 60s का टाइम में जिसको फोर्स कॉमर्स बोला जाता था, जिससे पूंजीवादी रिलेशंस इंडियन एग्रीकल्चर में आया जैसे लोग समझते थे, जो इकोनॉमिस्ट उस टाइम समझे थे, उस टाइम का मॉडल और इस टाइम का मॉडल में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? उस टाइम में जैसे हम लोग जानते हैं
60 के दशक में ये था कि जो जमींदार था वही आपको लोन दे देते थे। तो जमींदार और साहूकार एक ही, मनी लेंडर और जमींदार एक ही इंसान हुआ करते थे कुछ जगह में, जिसको सेमी फ्यूडलिज्म का मॉडल बोला जाता था। अभी ये है कि आपका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ही एडवांस पेमेंट कर रहे हैं ऑल थ्रू, आपका हर सीड में, फर्टिलाइजर में, जितना भी आपका इनपुट जिसको बोला जाता है, सारे का कंट्रोल एडवांस पेमेंट के थ्रू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के पास। तो इसमें डिफरेंस क्या हो जा रहा है? पहले के टाइम में आप जमींदार से जाके जब बेटी के शादी के लिए या बेटी का एजुकेशन के लिए या कुछ भी जो हिंदू जात प्रथा में जितना सोशल फंक्शंस थे उसके लिए आप पैसा मांगते थे, उसके लिए वो आपको एडवांस देता था। एडवांस दे के आपका जमीन रख लेता था या आपको कम दाम में उसका अपना खेती में काम कराता था। तो ये हो गया जोड़ लैंड और लेबर मार्केट का, आपसे और क्रेडिट मार्केट का। ये 3 मार्केट को जोड़ लेता था एक इंसान, और ये जोड़ के वो चला सकता था। अब ये हो गया कि आपका इनपुट जो है, जो बीज, जमीन और क्रेडिट, ये 3 को जोड़ ले रहा है। एक जगह तो हम लोग ये भी देखे कि वो विदर्भ में जाके, मराठवाड़ा और विदर्भ पास है, वो विदर्भ में जाके जब कॉटन कल्टीवेशन का टाइम है या शुगर केन कल्टीवेशन का टाइम है, वहां से जाके चीपर मजदूर लेके आ जाते हैं। तो ये आप बोल सकते हो कि वो ये 3 मार्केट को एक साथ जोड़ लेते थे। जब जमींदार करते थे तो जान पहचान वो एरिया के अंदर थे, तो उसमें जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स कंजम्पशन लोन बोलते हैं, कंजम्पशन लोन के थ्रू ये बढ़ रहा था। अब ये प्योरली प्रोडक्शन लोन के हिसाब से बढ़ रहा है। इसमें क्या दिक्कत या क्या अंतर हो जाता है? अंतर ये हो जाता है कि लॉटरी खेलने लायक एक मामला हो जाता है। आप एक बार में, ये बात सही है कि आप एक बार में एकड़ में बीटी कॉटन से जितना मुनाफा आपको मिलता है, वो बाकी लोग देख के, बाकी किसान भी ये यूज करना चालू कर दिए। जब कर दिए तब उससे वो लॉटरी जैसे मामला है। यदि आपको वहां से यील्ड मिला तो लाख में मिलेगा। पहले जो 1000 में आ रहा था वो लाख में आएगा। यदि नहीं मिला और एक बार कुछ लाख मिल गया, 1-1.5 लाख मिल गया 5 एकड़ जमीन से, तो आप जब जाके साहूकार से लोन ले रहे हो, आप ज्यादा पैसा मांग सकते हो क्योंकि आपके पास आप आमदनी है, तो आप ज्यादा पैसा मांगते हो, और यदि क्रॉप फेल कर जाता है आप एकदम डूब जाते हो। अब इसमें एक मामला ये भी है कि दूसरा एक टाइप का इंटरलॉकिंग या जोड़ का मैं बात कर रहा हूं। ये तो मैं जस्ट डिस्क्राइब किया कि क्या हुआ। अच्छा, उसमें एक और बात है कि ऐसा भी नहीं है कि सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोग ज्यादातर जितना देखे 5 से 10 एकड़ जमीन रखने वाला ही किसान सुसाइड किए हैं। जो 20-40 एकड़ उससे भी ऊपर है वो सुसाइड नहीं किए, वो थोड़ा बहुत जमीन बेच के फिर चला लेते हैं। और जिसका जमीन एकदम कम है वो जमीन छोड़ के पलायन करके, माइग्रेट करके चले जा रहे हैं। तो उसमें भी एक वर्ग या क्लास एनालिसिस का मामला है कि कौन सा किसान ये इस टाइप का एग्रीकल्चर में प्रेशराइज्ड हो रहे हैं। सारे नहीं हो रहे। यदि आप सुसाइड का बात करते हो, तो आप ओवरऑल क्राइसिस का बात करते हो, तो सारे लोग अफेक्टेड हैं। दूसरा ये है कि ये नया फॉर्म जो है, इस नए फॉर्म जिसको हम लोग नए फॉर्म ऑफ फोर्स कॉमर्स बोल रहे हैं, उसमें दूसरा दिक्कत ये हो रहा है कि आप जो ये पैकेज है, ये पैकेज में पानी काफी लगता है, बट इसका इतिहास थोड़ा पुराना है। तो ये दूसरा टाइप ऑफ इंटरलॉकिंग के बारे में मैं जो बोलना चाहता हूँ, और ये लेके काफी बार बात हुआ है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लेके बोलूंगा। वो है हमारा जो एक मॉडल है ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का इकोनॉमिक मॉडल, ये एग्रीकल्चरल साइंस का मॉडल मैं नहीं बता रहा हूँ, बट इकोनॉमिक मॉडल क्या था? उसमें केमिकल ज्यादा लगेंगे, फर्टिलाइजर ज्यादा लगेंगे, पानी भी ज्यादा लगेंगे। उसके लिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ ये सीड्स नहीं इंट्रोड्यूस किए थे। सीड्स के साथ बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, क्योंकि आपका प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ जा रहा था, तो आपको लोन देना था। आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन उसी
उसी टाइम में हुआ क्योंकि उसके लिए पैसा लग रहा था। तो ये सारे जितना था उसके साथ, जिसको हम लोग कभी कभी बहुत अच्छे हिसाब से बात करते हैं, एमएसपी भी दिया गया। तो एक पूरा इकोनॉमिक मैकेनिज्म बैठाया गया, क्योंकि सिर्फ हायर यील्ड से आपका नहीं होने वाला था। यही मैकेनिज्म जो है, जिसको प्राइस इंसेंटिव बोला जा रहा था, एक्चुअली 3 क्रॉप के लिए दिया गया था, 2 नहीं, गेहूं और चावल नहीं, गेहूं, चावल और शुगर। तो एक हिसाब से महाराष्ट्र और पंजाब कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर का 2 मॉडल था। एक में फूड क्रॉप्स और उसका इकोनॉमिक मैकेनिज्म देखा गया, और महाराष्ट्र जिसमें कमर्शियल क्रॉपिंग का मैकेनिज्म देखा गया। तो ये जो मैकेनिज्म था, इस मैकेनिज्म में हुआ ये, जो आप लोगों को सबको पता है कि पानी का जो है, जहां पानी था, ये सिंचाई इरिगेशन था, वहां तो ये यील्ड देखा, पर जहां नहीं था उसके ऊपर एक प्रेशर हुआ। तो ये दूसरा टाइप ऑफ इंटरलॉकिंग का जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि पूरा एग्रीकल्चर का मॉडल जो है, पूरा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल जो है, वो पानी एंड इरिगेशन सेंट्रिक एक मॉडल बनाया गया। उसके तहत ये हो गया कि 60-70% जिसको हम लोग रेन फेड बोलते हैं जिस एरिया को, वो लॉक्ड आउट हो गए। वो लॉक्ड आउट होते उनका दिक्कत ये हो गया कि आपके पास और कोई प्रैक्टिस ही नहीं बच रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन प्रैक्टिस से आपको नॉन ग्रीन रेवोल्यूशन या नॉन इरिगेटेड एरिया में ही काम करना पड़ रहा है। उसका मतलब आपका खर्चा भी बढ़ जा रहा है और पानी मिलना बहुत दिक्कतदायक है। जैसे बीर में धनी किसान जो है वो 5 बोर, एक बोर डुबाने में 1 लाख रुपया लगता है। 1 लाख से छोटा किसान या मीडियम किसान 1 बोर डुबाए, वो 5 बोर डुबा लिए, पानी उसके पास चला गया। अब ये हालत हो गया कि 500-600 मीटर डुबाने से भी पानी नहीं मिल रहा है। तो जहां इरिगेशन है नहीं और बोर डुबा के चल रहे हैं, ये मैकेनिज्म ही थोड़ा दूसरा हिसाब से काम कर रहे हैं। ये इंटरलॉकिंग का और एक प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही स्फीयर ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग बोलते हैं वो, और जिसको हम लोग स्फीयर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, दोनों को ही आप कंट्रोल करना चालू कर देते हैं। तो ये मैकेनिज्म जब से चालू हुआ है, कॉर्पोरेट के हाथ में आ जाने से, कॉर्पोरेट के लिए मुनाफा तो है ही, क्योंकि वो सारे स्फीयर को वो एक हिसाब से कंट्रोल कर ले रहे हैं। ये कंट्रोल पुराने कंट्रोल से थोड़ा अलग था, क्योंकि पुराने कंट्रोल में एक ही स्फीयर को एक वर्ग कंट्रोल करते थे। अब पूरा दोनों ही स्फीयर को कॉर्पोरेट कैपिटल कंट्रोल कर पा रहे हैं। वो पूरा सर्किट को कंप्लीट कर लिया, एक हिसाब से बोला जाए तो पूरा सर्किट को ही वो कंप्लीट कर पाया। तो इसमें एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन का एक मेन, माने इंटरलॉकिंग का जब बात की है और लॉक्ड आउट होने का जो बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें एक मेन, जैसे बोला जाए कि मेन विलेन ऑफ द पीस इसमें कौन है, जिसके बारे में लोग एकदम जैसे भगवान जैसे बात करते हैं वैसे बात करते हैं। मेरे को लगता है थोड़ा टाइम आ गया कि हम लोग ये सिर्फ मॉडल नहीं, ये भगवान को भी थोड़ा तोड़ने का काम करते हैं। उसका नाम है एमएस स्वामीनाथन। आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि पंजाब उस एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट मॉडल था, तो उदाहरण था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का काम एक्चुअली यील्ड बढ़ाने का नहीं था, सारे जेनेटिक वैरायटीज जो था उसको गायब करने का था। मैं स्वामीनाथन का लाइफ का स्टोरी से बता रहा हूँ क्या किया। ये तो आप लोगों को सबको पता ही था कि वो पहले जब मॉडल ले आए, जो सीड ले आए, वो खरीद के ले आना पड़ा। रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के सपोर्ट से, जो कि थर्ड वर्ल्ड नेशंस को डिस्टेबलाइज करने के लिए जितना पैसा वो लोग दिए हैं, उसमें वो लोग स्वामीनाथन और उसका टीम जाके वो सीड्स लेके आए। ले आके इधर, आप लोग तो ये हिस्ट्री जानते हो, इतिहास जानते हो, यहाँ ट्राई किए, कुछ जगह और ट्राई किए जहां इरिगेशन ऑलरेडी था, सिंचाई था, पर उसके साथ साथ रचार्या का नाम आया, डॉक्टर रचार्या का नाम आया, उनका रिसर्च को पूरा खत्म कर दिया गया। और सिर्फ खत्म ऐसे नहीं, तोड़ ताड़ के, मैंने जिसको गुंडागर्दी बोलते हैं ना, गुंडागर्दी करके बाकी जेनेटिक डाइवर्सिटीज जो थे वो सारे को खत्म कर दिया गया। उसके लिए फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन और ये सब तो नाम हुआ ही। डेप्यूटी प्लानिंग कमीशन बने, डेप्यूटी चेयरमैन बने, जो मॉन्टेक सिंह आलूवालिया जो थे, स्वामीनाथन को भी वही बनाया गया। उसके बाद राज्यसभा मेंबर बनाया गया
और इस पीरियड में भारत को फूड सेल्फ सफिशिएंट बोला गया। यही पीरियड था, वो 12-14 साल में बोला गया कि हमारा देश जो है फूड सिक्योर हो गया है। उसके बाद स्वामीनाथन का पोस्टिंग होता है IRRI फिलीपींस में, जहां जितना जेनेटिक पूल और डाइवर्सिटी का जितना रिकॉर्ड था वो यहाँ इस देश से बाहर चला जाता है। तो आप देख पाते हो, ऐसे हुआ कि उसके बाद ऑब्वियसली फार्मर सुसाइड होगा तो स्वामीनाथन कमीशन ही बनेगा। 100 चूहा मार के बिल्ली चले हज, ऐसे वाला मामला है। तो हम लोगों के सामने एक इतना बड़ा हाथी है जिसका नाम स्वामीनाथन है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन का बात करेंगे, हम लोग बोलेंगे वो खराब है, वो मॉडल ये है। और जब इस मॉडल से जो दिक्कत होता है कृषि में, जो क्राइसिस होता है, जो क्राइसिस होगा, तब एक ही इंसान हमको मिलेगा पूरा दुनिया में घूम के, जो हम लोग ले आएंगे, बोलेंगे कि यार स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन फिर क्या बोलेंगे, एक ही चीज बोलेंगे। तो हम तो एक बार नहीं कई बार टोपी पहनने के लिए हम लोगों को जाना जाता है ना, भारतीय हम लोग है ही। तो हम लोगों का ये प्रॉब्लम है। ये दूसरा टाइप का एक लॉकिंग आउट सिचुएशन है जो हम लोग अपने साथ कर चुके हैं। तो किसी को होना पड़ेगा, जो बचपन में सुनते थे कि कोई बच्चा तो बोलेगा ही उठ के कि जो राजा है वो कोई कपड़ा पहना हुआ नहीं है, तो वो कौन बच्चा होने वाला है वो देखना पड़ेगा, बट बोलना पड़ेगा किसी को कि ये एकदम। तो इसके साथ हो क्या गया, मराठवाड़ा के सिचुएशन में मैं वापस आ रहा हूँ। पूरा देश का पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर के लिए, उसका 90% इन्वेस्टमेंट पूरा चला गया ये इरिगेटेड एरियाज में। कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में, 640 डिस्ट्रिक्ट में, कुछ 30% डिस्ट्रिक्ट में ही ये पैसा गया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में ये पैसा एकदम गया ही नहीं। तो आप कृषि करोगे तो आपको उस मॉडल के तहत करना पड़ेगा। उस मॉडल के तहत आप करने जाओगे, जैसे कपास जो उगाते हैं बीड़ में, 3 साल ड्रॉट है, सूखा, 3 साल सूखा होते हुए ये हो गया है कि आप पैसा वापस कर नहीं पाए। तो एक किसान का फैमिली से जो बात किए, वो 4 साल पहले उसका 5 एकड़ जमीन जो था उससे उसको 1.5-2 लाख मिला। वो उसके बेसिस पे वो और पैसा उधार लिया, 3 साल तक वो पैसा वापस नहीं कर पाया। उसके बाद जो उसका प्रेशर है, जो भी है, जिससे वो सुसाइड किए। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन मॉडल को एक्चुअली, जैसे हम लोग पूंजीवाद का बात कर रहे हैं, हमारे देश में, मेरे को ये लगता है हमारे देश में जो फोर्स करके ये मॉडल घुसाया गया उसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशन है, और उस गाड़ी का चालक स्वामीनाथन था। तो आप ये समझ लो कि पूरा एरिया में जैसे मामला को घुमाया गया है वो यहीं से चालू है। और इस चालू होने के साथ एक मामला और आ जाता है, वो ये है कि लोग बार बार पूछते हैं तो ऑल्टरनेटिव क्या है, बाकी प्रैक्टिसेस का क्या होगा। तो बाकी प्रैक्टिसेस जो थे उसका जेनेटिक पूल ही गायब हो जाएगा, तो उसको रिकवर करना पड़ेगा। जैसे आप इतिहास को रिकवर करते हो, यदि राजा लोग आपका इतिहास लिख के चले जाते हैं, ये नहीं हो, हम लोग ये मान के चुपचाप तो रहते नहीं कि हमारा इतिहास है नहीं, हम अपना इतिहास रच लेते। तो मेरे को लगता है वो थोड़ा टाइम आ गया है कि हमको ये दूसरा हिसाब से थोड़ा सोच लेना पड़ेगा। और फाइनल पार्ट ये मेरे को बोलना था कि ये नया जो सीड कंपनीज का एक हिसाब से कमर्शियल क्रॉप में जो चालू हुआ था, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बोल के वो लोग सिर्फ और सिर्फ कपास या ऐसे कमर्शियल क्रॉपिंग में नहीं, वो लोग सारे फूड क्रॉप में भी घुस गए। तो जिसका हम लोग कुछ सीड्स पैकेट्स का हम लोग फोटोग्राफ देख पाए। जैसे मैं भिंडी का बात बोल रहा था, तो भिंडी का बीज या आलू का बीज कोई मार्केट में जाके खरीदता नहीं था। अब वो भी चालू हुआ है। मजेदार मामला ये है, वो जो हम लोग इकोनॉमिक्स में जिसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वैसे वाला है। वो भिंडी उगा रहा है और भिंडी उगा के सीधा देश के बाहर चला जा रहा है, वो देश का मार्केट में भी नहीं घूम रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि एकदम सीधा किसान तक जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है वो है कि आप उगाओ, और एश्योर्ड है कि आप उगाओगे तो ये हम खरीद लेंगे। और ये खरीदने के लिए एजेंट्स है हर लेवल पे, सीड एजेंट है, प्रोक्योरमेंट एजेंट है। जो सरकार को करना चाहिए था वो सरकार नहीं करके कॉर्पोरेट कर रहा है, और कॉर्पोरेट करके इसमें जब सक्सेसफुल होना चालू कर देंगे तो
फिर से वो सेम प्रॉब्लम होने वाला है जो फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, सिर्फ फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, मामला न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है। कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमारे देश में कर नहीं पाया। उसका कारण बहुत इजी है कि जो ज्वार बाजरा जो भी था जिसमें से न्यूट्रिशन मिलता था उसको तो गायब कर दिया, तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तो होगा नहीं, तो फूड सिक्योरिटी हो सकता है। पौष्टिकता का जो सुरक्षा, पौष्टिक सुरक्षा जो है, तो वो एक हिसाब से वो भी गायब कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि ये अब स्वामीनाथन कमीशन क्यों बोल रहा है कि एमएसपी बढ़ा दो। ये सब तो हो गया, 1960s से लेके ये चल रहा है। तो आप याद रखना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली देना फ्री में, बैंक्स को बोलना कि आप लोन दो कम पैसा में, नेशनलाइज करना, ये एमएसपी देना, पीडीएस सिस्टम, ये सारे मैकेनिज्म जो है ये 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो क्रॉप्स से जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको सपोर्ट करने के लिए किया गया था। अब 40 साल बाद जो क्रॉप्स को आप निगलेक्ट किए थे उनके लिए आप एमएसपी क्यों बढ़ाना चाह रहे हो और कहां बढ़ाना चाह रहे हो, उसका नाम, उसका ब्लूप्रिंट है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको बोला जा रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया। वो सब एरिया में फिर से यही मैकेनिज्म, यही मॉडल फिर से ट्राई करेंगे और अब एमएसपी बढ़ाने का बात हो रहा है। तो एमएसपी आपको बढ़ाना था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको बढ़ाना था यही सब एरिया में, ईस्टर्न इंडिया में या बाकी सदर्न इंडिया में या नॉर्दर्न इंडिया का बाकी जगह में। तो आप 60s में क्यों नहीं बढ़ाए? जब सब गायब हो गए हैं, अब वो आप सेकंड टाइम करना चाह रहे। मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सोचिए इसके पीछे राजनीति क्या है। राजनीति ये है कि यही सेम मैकेनिज्म करके अब तो कॉर्पोरेट के हाथ में चला गया है, तो ये मैकेनिज्म करके किसका हेल्प होगा या नहीं हेल्प होगा वो हमको समझना चाहिए। तो हमको ये भी इसलिए भी समझना चाहिए क्योंकि कौन दोस्त है या कौन दोस्त नहीं है वो नहीं समझने से हम लोग एग्रीरियन क्राइसिस या किसान के क्वेश्चन पर डील कैसे कर रहे हैं वो भी थोड़ा क्लियर नहीं होंगे। तो मेरे को लगता है लोग जैसे बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव क्या है, ये तो एक क्वेश्चन है जो आ ही जाएगा। तो मेरे को तो लगता है एक ही चीज है, मेरे सामने तो एक ही एजेंडा है एक इस हिसाब से, वो है कि आप ग्रीन रेवोल्यूशन का मॉडल को कंप्लीटली रिजेक्ट कीजिए। क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं करके जैसे उसको मान के चल के क्राइसिस ही होगा और फिर हम सेमिनार ही करते रहेंगे। उस मॉडल को रिजेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, और वो सिंबॉलिकली हो, कहीं से स्टार्ट भी हो। मेरे को लगता है जैसे मनुस्मृति के टाइम मनुस्मृति को अपोज करते हुए आप 6 तारीख को 6 दिसंबर मनुस्मृति जलाते हो, तो स्वामीनाथन का पुतला कहीं से तो जलेगा। स्वामीनाथन का पुतला कहीं से जलाइए, कहीं से स्टार्ट कीजिए। ये नहीं स्टार्ट करने से जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग के लिए स्वामीनाथन बफर है, वो हमारे और आपके बीच में बफर है। उनको लगता है ये साइंटिस्ट है, ये अच्छा चीज बोल रहा है, इतना अवार्ड मिला है, तो शासक वर्ग के लिए सबसे अच्छा है कि जब चाहें जिस जगह जो कॉर्पोरेट मॉडल उनको ट्राई करना है कर लेंगे और बोलेंगे ये तो पिता है, तो ये पितृ सत्ता को तोड़ते हैं और एक कहीं से स्वामीनाथन का पुतला जला के चालू करते हैं, नहीं तो एग्रीरियन क्राइसिस हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। Thank you very much for presenting it very well and also completing it in time. Now, we can prepare the questions for this later, but in the meantime, since there have been simultaneous translations, we go to the next presentation by Neha Varma. Basically, it will be on agrarian crisis in relation to whatever migration is seriously happening, more so in Jharkhand region. Our focus will be on this process occurring mainly in Jharkhand region. She would also like to her study also include gender and agri crisis. She would like to make some observations on this also in relation to the same migration process. Thank you, Lilita. ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਸਲਾਮ।
मैं ऑर्गेनाइजर्स ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ कार्यक्रम आयोजित ਕੀਤਾ है और ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ मौका ਦਿੱਤਾ है। पंजाबी ले ताड़ियां बस इसके बाद मुझे हिंदी में स्विच करना पड़ेगा। मैं माफी इसके लिए भी चाहूंगी, इससे ज़्यादा पंजाबी में अभी मंच पे आपके साथ सामने नहीं बोल पाऊंगी। बाकी मेरा जो मैं आज आपके सामने बात करूंगी वो हिंदी में होगी। थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ अपना। मैं अब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। इससे पहले 10-15 सालों में मुझे मौका मिला नरेगा के जो आंदोलन में जुड़ के बहुत सारे अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग संगठन अलग अलग मूवमेंट्स के साथ थोड़ा बातचीत करने का, थोड़ा देखने का मौका मिला कि ग्रामीण इलाकों में स्थिति क्या है। मतलब अभी जो हम लोग बोल रहे हैं अग्रेरियन क्राइसिस, ये शायद अभी की नहीं है लेकिन कुछ सालों से चल रही है। और अब जाके सुसाइड की वजह से आत्महत्याएं जो हो रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसकी वजह से हम लोगों के सामने मतलब बहुत गहरे रंग से इसको हम लोगों को डील करना पड़ रहा है। उसके अलावा मुझे ये भी मौका मिला है कि मैं जाके नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में थोड़ा देख के आऊँ कि वहाँ क्या स्थिति है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर वगैरह जाकर मैंने वहाँ भी देखा है कि किसानों की क्या मजबूरियां हैं और क्या मुश्किलें वो लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जूझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बेसिस पे मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगी। कल से जो चर्चा हो रही थी उसको लेकर मैं एक बात मेरे मन में बार बार आ रही थी, मैं उसी से शुरुआत करूंगी। वो है शिक्षा की बात, जो सब काफी वक्ता यहाँ आके बोले हैं कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किसानों के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ने का एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और उनको आगे बढ़ने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे कहीं और। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या कमियां हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली जैसी है आज के दिन में, वो कभी नहीं उत्साहित करती या इनकरेज करती है कि कोई बच्चा आगे जाके किसान बने या खेती करे। क्योंकि हम लोग जो स्कूल में पढ़ाते हैं A for apple, B for building, तो वो बिल्डिंग बच्चा जाके देखेगा कहाँ अगर वो शहर नहीं जाएगा तो हमारी पूरी शिक्षा की प्रणाली जो है वो यही कर रही है कि बच्चों को बोल रही है कि आप गांव में रहकर मत काम कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में आप अपने भविष्य को मत देखिए, बल्कि शहर की तरफ जाइए। और मुझे लगता है कि पूंजीवाद का एक बहुत बड़ा क्या बोलूं इसको मैं, ये एक टैक्टिक है, एक स्ट्रैटेजी है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र को एकदम मतलब आने वाली पीढ़ियां जो है त्याग दे, छोड़ दे, भाग जाए वहां से और शहरों की तरफ जाके फैक्ट्री में या किसी और क्षेत्र में इनफॉर्मल सेक्टर या मतलब छोटे वर्ग में वो लोग लेबर के हिसाब से मतलब अट्रैक्ट हो और उसके अंदर काम करना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कि शिक्षा की बात जरूरी है, लेकिन किस टाइप की शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। और हम लोग जो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, करना चाहते हैं, मुझे लगता है हम लोग को अपने बच्चों से शुरू करना चाहिए कि खेती की क्या अहमियत है। और अगर लोग किसान नहीं बनेंगे और खेती नहीं करेंगे तो कल की डेट में ये फिर से हमारे देश में जो 50-60 साल पहले ये जो प्रॉब्लम हुई थी कि खाने को पूरा नहीं पड़ रहा था, वो फिर से हम लोग बहुत ही जल्दी वो प्रॉब्लम से फिर जूझेंगे। तो एक तो ये बात थी। दूसरा मुझे लगता है कि हम लोग जब माइग्रेशन की बात करते हैं तो एक तो मुझे लगता है कि इसका हिंदी में विश्लेषण करने में थोड़ी मुझे दिक्कत आती है कि अब हिंदी का शब्द है पलायन। पलायन होता है मजबूरी में, पलायन होता है जब लोगों को मजबूरन जबरन छोड़ के जाना पड़े किसी जगह से। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग, अच्छा अंग्रेजी के शब्द ये भी होते हैं कि थोड़े मतलब उनसे समझ नहीं आता कि आप कुछ पॉजिटिव चीज बोल रहे हैं या कुछ नेगेटिव चीज बोल रहे हैं। तो माइग्रेशन बहुत एक न्यूट्रल शब्द के हिसाब से पेश किया जाता है, खास करके जो हम लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं उसमें। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैं डिस्टिंक्शन ड्रॉ करूंगी कि देखिए दो टाइप का माइग्रेशन होता है। एक होता है मजबूरी में, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रेस माइग्रेशन, कि और कोई गांव में रहकर अपनी जीविका बढ़ाने का कोई साधन अगर ना हो
और मजबूरी में सब कुछ छोड़ के जो जाना पड़े, जो अग्रेरियन क्राइसिस की वजह से आजकल हम लोग देख पा रहे हैं सभी राज्यों में, उसे कहते हैं हम लोग डिस्ट्रेस माइग्रेशन, ठीक है ना। दूसरा टाइप का माइग्रेशन होगा जो हम लोग सोच समझ के अपने बच्चों को जैसे इंकरेज करते हैं कि तुम बाहर चले जाओ। खास करके पंजाब में ये बहुत ही प्रबलित एक ट्रेंड है कि सभी जानते हैं और सोचते हैं कि पंजाब में आगे हमारा भविष्य नहीं बनेगा, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसी जगह में अगर हमारे बच्चे जाके बस जाएंगे तो वहाँ अपनी जिंदगी सुधार पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी सुधार पाएंगे। लेकिन वो उस टाइप का माइग्रेशन जो है वो होगा चॉइस से, मतलब आप ये जो है आप फैसला कर सकते हैं कि मुझे यहाँ रहना है गांव में या मुझे बाहर जाकर बसना है, ठीक है। तो मैं आज जो बात करूंगी डिस्ट्रेस माइग्रेशन की। ज्यादा डिस्ट्रेस माइग्रेशन भी 2-3 टाइप का है। एक आप देखिए, एक है रूरल टू रूरल, मतलब ग्रामीण इलाकों से एक और ग्रामीण इलाके में जाके काम करना। अभी मराठवाड़ा में कौस्तुभ के साथ मैं भी पिछले महीने थी कुछ दिन वहां, और वहां हमने देखा कि गन्ने की कटाई के लिए, क्योंकि खुद की खेती नहीं हो रही है और खुद का गन्ना नहीं कट रहा है, गन्ने की कटाई के लिए मजदूर जो है गुजरात, कर्नाटका, अलग अलग जगह जाकर 3-4 महीने काम कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि जब वो लोग छोड़ के जाते हैं आप मजबूरी में, तो उनके बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर पड़ता है, उनके अपने रहने के मतलब रहने के ढंग पे क्या उसका मतलब एक फर्क पड़ता है। वो सब चीजें हम लोगों को सोचनी चाहिए। दूसरा होता है गांव के इलाके से शहर की तरफ जाना, जो हम लोग सब जानते हैं और पेपर वगैरह में भी पढ़ते हैं कि बहुत ही भारी तादाद में, मतलब हजारों लाखों की संख्या में लोग आज की डेट में गांव छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, छोटा मोटा और काम हुआ, लेकिन खेती में क्योंकि उनका पूरा उनका नहीं चल पा रहा गुजारा, इसलिए वो छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं। और तीसरा टाइप का जो बहुत ही मुझे लगता है दिलचस्प एक ट्रेंड निकला है हमारे देश से, वो है गांव से सीधा विलायत चले जाना, ठीक है। तो अब जैसे पंजाब में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि गल्फ वाले रीजन में, कतार, सऊदी अरेबिया वगैरह वाले इलाकों में बहुत सारे खेत मजदूर जा रहे हैं, क्योंकि वहां उनको कंस्ट्रक्शन का काम या छोटे ही लेवल पे कुछ काम मिल जाए, लेकिन उनकी जो आमदनी होगी वहां से, उससे वो लोग घर बार अपना यहाँ चला पाएंगे। लेकिन ये टेम्पररी माइग्रेशन है, मतलब ये कुछ देर के लिए है, ये कुछ महीनों के लिए हो सकती है, कुछ सालों के लिए हो सकती है, लेकिन ये मजदूर लौट के जरूर वापस आएंगे क्योंकि इनके घर बार यही है। यही चीज हम लोग आंध्र प्रदेश में भी देख पा रहे हैं, और खास करके महिलाओं के मामले में। आंध्र तेलंगाना से कुछ कॉमरेड थे यहाँ, वो भी मुझे लगता है मेरी बात से सहमत होंगे कि बहुत भारी तादाद में महिलाएं जो हैं आज की डेट में गल्फ और बाकी अन्य देशों में जा रही हैं घरेलू काम के लिए। यही चीज मैंने झारखंड में भी देखी। झारखंड की मैं आपको बात बताऊंगी, आप पश्चिम जहां गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा वाला इलाका है, पश्चिम से पूर्व तक देख लीजिए, जहां संथाल परगना, डुमका, साहिबगंज, ये सब इलाकों में भी मैंने जाके थोड़ा काम किया है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एक अजीब सा आपको मामला दिखेगा। वो ये है कि गांव में कोई जवान, कोई यूथ नहीं है। जितने जवान काम लायक लोग हैं सब गांव छोड़ के बाहर चले गए। तो कुछ ऐसे गांव आपको दिखेंगे जिसमें सिर्फ बुजुर्ग और बहुत छोटे बच्चे रह रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि वहां खेती तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि बहुत उम्र में अगर ज्यादा है वहां की पॉपुलेशन, या बहुत ही छोटे बच्चे जो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, इतने छोटे बच्चे अगर उस गांव में रहेंगे तो कहां से खेती बाड़ी, ठीक है ना। एक तो ये चीज हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। और ये लोग सब कंस्ट्रक्शन और दूसरे ऐसे ही क्षेत्र में जाकर नौकरियां ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खेतीबाड़ी के लिए किसी और राज्य में जाके काम कर रहे हैं। झारखंड से बल्कि बहुत लोग आते थे पंजाब, और अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन नरेगा के चलते क्योंकि दाम बढ़ गया खेत मजदूरी का,
उसकी वजह से काफी लोगों ने ये सोचा कि हम लोग नरेगा के तहत काम करके गांव में ही रहकर मतलब 3-4 महीने के लिए ना जाए और गांव में ही रहकर अपनी आमदनी थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करें। अब इसका कारण क्यों है, लोग छोड़ते क्यों हैं, इसका मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगी। गांव में मैं पूछती थी कि 2-3 महीने जाकर खेती बाड़ी में भी काम कर लिया या कंस्ट्रक्शन में भी काम कर लिया, कितनी आमदनी मिलती होगी? कट कटा के 7-8 हजार, खाना पीने का खर्चा, जाने आने का खर्चा, पुलिस को पैसा खिलाओ, जहां रह रहे हो वहां बदमाशी होती है, तंग करते हैं लोग। तो ये सब कठिनाइयां जूझ कर कितना पैसा आप हाथ में लेकर लौटते हैं? तो पता चला मुझे कि वो ज्यादा नहीं है, वो 7-8 हजार, कभी 10 हजार हुआ 3-3 महीने 6-6 महीने काम करने के बाद। तो मैंने पूछा फिर एक परिवार से कि ऐसा क्यों, इतने कम रकम के लिए आप क्यों इतनी दूर जाते हैं? तो उन लोगों ने मुझे बहुत दिलचस्प चीज बताई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने कहा देखिए, अब मान लीजिए जोसेफ डुंगडुंग नाम का एक इंसान है जिसके घर में 2 लड़के हैं, 1 लड़की है और उसकी पत्नी उसके साथ रहती है, 5 मेंबर की फैमिली है। उनके पास 3-4 एकड़ जमीन है, खेती करते हैं वो लोग। उनका खेती से खाने लायक पूरा नहीं होता है 5 इंसानों के लिए। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा परिवार अपनी ही खेती से अपना पेट भर नहीं पा रहा है। तो वो बोलते हैं कि अगर आप मान लीजिए जब हम लोग कटाई करते हैं, हम लोग को समझ आ जाता है कि कितना धान या कितना रागी या कितना ज्वार है हमारे पास, तो हम लोग थोड़ा एक अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए जो 5 लोग हैं, अब इसमें से खाली 3 का पूरा होगा खाने का। तो 2 लड़के जो हैं वो अगर चले जाएं बाहर काम करने के लिए, अगर कुछ ना भी लाए तब भी कम से कम अपना पेट तो पाल पाएंगे। ये है कारण कि इतने सैकड़ों लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। तब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं लोग गांव छोड़ के जा रहे, अपना पेट पालने के लिए उनको जाना पड़ रहा है। अब इसमें एक बदलाव भी आया है। इसमें ये बदलाव आया है कि वही जोसेफ डुंगडुंग की बेटी जो पहले नहीं जाती थी शहर में काम करने, आज की डेट में वो शहर में काम करने के लिए गई है और वो उसके 2 बेटे जो हैं वो घर पे अपना परिवार चला रहे हैं, खेती बाड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ साल के बाद जब मैं गई वापस उसी गांव में, मुझे पता चला कि ये तो बदल गया मामला। पहले सिर्फ लड़के जाते थे और कंस्ट्रक्शन का काम करने जाते थे तो अपनी बेटियों को लेके जाते थे। अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि उनकी बेटी गई है। तो मैंने पूछा क्या हो गया, बेटी कैसे चली गई? आप तो बोले थे कि लड़के ही जाएंगे, वही कमाएंगे और जो कम से कम पेट पाल लेंगे तो चलेगा। अब बिटिया को क्यों भेजा? तो उन्होंने कहा देखिए मेरी बिटिया जा रही है घरेलू काम करने के लिए और वो किसी के घर में रहकर काम कर रही है। तो आप ये सोचिए कि उसकी पूरी जो आमदनी है वो पूरी बचत होती है, उसका रहने का, खाने पीने का कोई खर्चा नहीं है। तो जितना कमाती है वो पूरा का पूरा हमारे पास वापस आ जाता है। तो इसका मतलब ये भी है कि उस लड़की का नाम विक्टोरिया था। विक्टोरिया जो पैसा कमाती है और जो घर भेजती है, उस पैसे से खेतीबाड़ी भी चल रही है। तो आप ये देखिए कि कैसे घरेलू काम के लिए पलायन करना, माइग्रेट करना का एक एक्चुअल डायरेक्ट लिंक है हमारे अग्रेरियन क्राइसिस के साथ। क्योंकि जैसे बहुत सारे वक्ताओं ने बोला है कि खेतीबाड़ी का कॉस्ट बढ़ गया है, मतलब इसमें जो हम लोग को पैसा लगाना पड़ता था वो बढ़ गया है। और उसको कैसे हम लोग डील करेंगे, कैसे उसके साथ जूझेंगे, वो इंक्रीज कॉस्ट को डील करने के लिए विक्टोरिया डुंगडुंग की आमदनी, उसकी तनख्वाह आज की डेट में काम आ रही है गांव में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने पीने के लिए और दवाई के लिए उसकी तनख्वाह काम आ रही है, खेती के लिए भी उसकी तनख्वाह काम आ रही है। अच्छा, अब पलायन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो अब ये है कि जहां जहां मैं गई हूं, मुझे एक राज्य नहीं मालूम इस देश में जहां से लोग पलायन नहीं किए। एक भी राज्य नहीं है। आप एक राज्य बता दें मुझे, सोच के थोड़ा टाइम लेके, तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि आज तक जितना भी मैं इस देश में घूमी हूं, मुझे एक भी राज्य नहीं मिला जहां
से लोग मजबूरी में अपना गांव छोड़ के नहीं जा रहे। लेकिन एक दिक्कत ये भी दिखाई दे रही है कि जो हमारा ट्रेड यूनियन का जो मॉडल है, मतलब संगठित करने का, जो मजदूरों के साथ जो लोग काम करते हैं, वो इस पलायन के साथ नहीं काम कर पा रहे, क्योंकि वो क्या रहा है कि वो अपने मजदूरों को संगठित करने में लगे हुए हैं, और जब बाहर से कोई मजदूर आए तो वो मतलब मान ही सकते हैं कि वो थोड़े कम रेट में काम करने को तैयार हो, ठीक है ना, क्योंकि उसकी मजबूरी ज्यादा है। अब नेपाली जो मजदूर आते हैं वो बहुत ही कम दाम में काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी शायद भारतीय मजदूरों से ज्यादा है एक लेवल पे, गरीबी और भी ज्यादा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम उनको नहीं संगठित करेंगे, उनके साथ नहीं काम करेंगे, हम सिर्फ अपने राज्य के मजदूरों के साथ काम करेंगे या अपने क्षेत्र के मजदूरों के साथ काम करेंगे। केरला में मैंने देखा है, केरला खास करके जो ऐसे राज्य हैं जहाँ मतलब ट्रेड यूनियन बहुत ही मजबूत है और बहुत सारे लोग जुड़े हैं इन मुद्दों के साथ, वहां भी बिल्कुल इस बात को लेकर जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, जो संगठन के नेता हैं, वो लोग नहीं सोच रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें पूंजीवाद की ही जीत है, क्योंकि अगर वो एक टाइप के वर्कर को दूसरे टाइप के मजदूर के साथ लड़ा पा रही है तो ये पूंजीवाद की जीत है। तो मुझे लगता है कि हम जैसे संगठन बांधने की सोचते हैं, बढ़ाने की सोचते हैं, उसमें हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग बहुत सारे मजदूरों को, चाहे वो हमारे राज्य से हो या ना हो, उनके भी मुद्दे हम लोग उठाएं और साथ में काम करें। मार्क्स ने तो यही कहा था ना, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। तो जब तक हम लोग सब मजदूरों के साथ नहीं काम करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि इन कठिनाइयों का हल हमें नहीं मिल पाएगा। थोड़ा समय और है मेरे पास? अच्छा, 5 मिनट? तो 5 मिनट है, तो इसका फायदा उठाकर मैं जो रचना का पेपर था उसी को वही बातें कुछ थोड़ी आगे करना चाहूंगी। संतोष ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया रचना के पेपर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट वगैरह हैं। मुझे लगता है कि जब हम लोग अग्रेरियन क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी कठिनाइयां हैं, अग्रेरियन क्राइसिस का मतलब ये भी है कि जो इंसान सुसाइड कर रहा है या जिनको पूरा नहीं पड़ रहा है खाने के लिए, उसमें घर में कैसे वो चीज दिखती है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद रहेगा कि हमेशा की माँ हमेशा बोलेगी कि नहीं बेटा तू पहले खा ले, फिर मैं खा लूंगी। तो जो माँ होती है, जो बहनें होती हैं, वो बाद में खाती हैं, आखिर में खाती हैं और कम खाती हैं। और ये अध्ययन जो है बहुत सालों से अलग अलग राज्यों में किया गया है और ये साफ देखा गया है कि महिलाएं खास करके जब कठिनाई का टाइम आता है तो सबसे पहले उनके खर्च, उनका खाना, उनकी परवरिश में हम लोग घटाव देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक डायरेक्ट मुझे लगता है महिलाओं का एक लिंक है कि अग्रेरियन क्राइसिस से कैसे वो जूझती हैं और कैसे मदद भी करती हैं लेवल में डील करने के लिए। दूसरा ये मामला है कि हम लोग को बिल्कुल भी महिलाओं के काम की वैल्यू नहीं है, क्योंकि कुछ पैसा नहीं मिलता उस काम के लिए, खाना पीना, घर का संभालना, ये सब हम लोग सोचते हैं कि महिलाओं का ही काम है। और क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि ठीक है यही करेंगी, कोई बात नहीं, ये मुद्दे हम लोगों को नहीं उठाने की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर एक दिन इस देश की महिलाओं ने सोचा कि आज हम लोग स्ट्राइक करते हैं और आज रोटी नहीं बनाएंगे, तो बताइए कि कितने संगठन, कितने जुलूस, कितने लोग काम कर पाएंगे अपना। हम सबके लिए जरूरी है कि हम उस काम को जो महिलाएं करती हैं उसको पहचाने और उसको अपनी जगह दें और उसका रिस्पेक्ट करें, उसका आदर करें कि वो काम जो वो करती हैं वो बहुत जरूरी है और इस काम के बिना ये दुनिया नहीं बढ़ सकती आगे। घरेलू काम के लिए जो महिलाएं जा रही थी उनसे मैंने पूछा कि क्यों घर का काम करने जाती हो, इसमें कोई आदर नहीं मिलता, लोग गाली गलौज करते हैं, बचा कुचा खाना देते हैं, क्यों करती हो? तो
भी मुझे एक जवाब मिला। मुझे ये बोला गया कि दीदी गांव में 4 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं काम करती हूँ। घर का काम, और घर का काम ये नहीं कि 4 दीवारी के अंदर। घर का काम हुआ चारा इकट्ठा करना, घर का काम हुआ पानी भर के लाना, सब कुछ घर का काम। तो कम से कम शहर में मुझे टीवी भी देखने को मिलता है। मुझे 6 घंटे का काम और 8 घंटे का आराम पक्का है। गांव में रहकर मुझे वो आराम नहीं मिलता, और शहर में मुझे अपने इसी काम के लिए पैसे भी मिलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है मतलब और बड़ा सवाल है क्राइसिस का इन एग्रीकल्चर, मतलब महिलाओं का जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल है, एक कंट्रीब्यूशन है कृषि में, उसको हम लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। और उसकी वजह से आज की पीढ़ियां जो है, आने वाली पीढ़ियां जो है, वो यही बोलेंगी कि अगर यही काम करना है तो शहर में ही कर लेते हैं, कम से कम मशीनें होंगी जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि उस काम को हम लोग नहीं सोचते कि ये जरूरी है, और नहीं सोचते कि हम लोगों को मिल बांट के वो काम करना चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर आदमी अपने घर में घरेलू काम में मदद करें, तो इससे महिलाओं को लगेगा कि ठीक है, यहाँ एक साझेदारी है, एक भागीदारी है इस काम में, और उसको भी एक विश्वास आएगा कि आगे जाके अपने घर के लिए वो कुछ सोच सकती है, कुछ कर सकती है। लेकिन अगर वो भागीदारी नहीं रही घर में ही, तो फिर ये अलग अलग हम लोग टाइप के कंडीशन देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों में कैसे महिलाएं फिर अलग अलग क्षेत्रों में जाके उनको काम मिलता है। मैं एक उदाहरण से खत्म करूंगी। धार में हम लोग कुछ साल पहले गए थे काम करने के लिए। माधुरी बहन के साथ हम लोग एक इलाके में नरेगा पर ही कुछ काम कर रहे थे। तो वहां हम लोग जब सर्वे कर रहे थे तो मुझे दिखा कि एक गांव ऐसा था जहां क्योंकि पानी खत्म हो गया है, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन प्रैक्टिसेस खेती में, और जिस टाइप की खेती हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि पानी की कमी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे राज्यों में हम लोग देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी उस इलाके में बिल्कुल भी पानी की इतनी मतलब किल्लत थी कि पूरा परिवार में पानी भरने जा रहा था। तो आप ये सोचिए कि हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र में महिला के बारे में सोचते हैं कि वो मटका लेके चल रही है, हम ये भी उधर मैंने अपनी आंखों से देखा कि पूरा परिवार, आदमी, औरत, बच्चे, सब बूढ़े, सब 2-2 मटके लेकर पानी भरने जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि हमारी ये नौबत नहीं होनी चाहिए कि जब एकदम बिल्कुल मजबूरी हो जाए तभी आदमी महिलाओं का हाथ बटाए। मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचने से बहुत पहले हम लोगों को ये सवाल सोच लेने चाहिए। और मुझे लगता है कि वो उदाहरण बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस दिन वो मजबूरी आएगी उस दिन हम सबको पानी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अभी से अगर हम लोग भागीदारी की बात करें तो मुझे लगता है कि अग्रेरियन क्राइसिस और ग्रामीण क्षेत्र में जो भागीदारी का जो एक सवाल है उसका हम लोग जवाब ढूंढना शुरू कर पाएंगे। लाल साहब। Questions can be passed on to the dais. In the meantime, I request Sunil, who has been involved in the media activity, to present the song from the dais. I request Sunil to come up on stage. And he has been a cultural activist. He has a whole team. He preferred to present along with the team, but I requested him to adjust to the conditions here and present the song. मोबाइल फोन कई मात्रा में बज रहे हैं। जो नए साथी आए हैं कृपया वो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें और थोड़ी डिस्टर्बेंस कम करें। Any more questions? स्वामीनाथन, आप क्यों एमएसपी और लैंड रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं? तो एमएसपी के बारे में अभी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में और सेंट्रल मध्य भारत और पूर्वी भारत में जहाँ माओवादी और बाकी जनवादी
लेफ्ट विंग मूवमेंट्स चालू हुए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये मेरे को लगता है एक साजिश है। दूसरा ये है कि उस एरिया में जितना फोकस अभी आया है पॉवर्टी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का, उसको मद्देनजर रखते हुए ये स्वामीनाथन अब एमएसपी का बात उस एरिया में कर रहे हैं। दूसरा है कि स्वामीनाथन लैंड रिफॉर्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? लैंड रिफॉर्म के बारे में सारे लोग बात करते हैं। मेरे को इसमें एक चीज बोलना है कि लैंड रिफॉर्म मेरे समझ में एक न्यू लिबरल एजेंडा है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म आप करने से होगा क्या? मार्क्स जो बोला था प्रिमिटिव एक्युमुलेशन में जो प्रोसेस है वही प्रोसेस होगा। आपके पास छोटा जमीन रहेगा तो जैसे बड़ा मच्छी छोटा मच्छी को खाता है, कुछ देर में वही होगा। तो छोटा छोटा जमीन, यदि यही लैंड रिफॉर्म का अंडरस्टैंडिंग है, जैसे पार्लियामेंट्री लेफ्ट का है स्वामीनाथन, तो उसी एक ही पार्ट है सब, तो यदि यही है लैंड रिफॉर्म, तो वो लैंड रिफॉर्म से कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कुछ नया, मैं सरप्राइज नहीं हूं कि स्वामीनाथन लैंड रिफॉर्म लेके बात करेगा। तो मैं तो ये भी सरप्राइज नहीं हूं कि उस एग्रीरियन क्राइसिस और फार्मर्स कमीशन पे क्यों है। दूसरा, जीन पूल हैज नॉट टोटली डिसअपीयर्ड, स्पेशली ये बात सही है कि सारे जीन पूल को चोरी नहीं कर पाए हैं, वो बात भी सही है। काफी हद तक कर पाए हैं और प्रैक्टिसेस ऑलमोस्ट बंद हो गए, पर पूरा नहीं गायब हो गए। छत्तीसगढ़ में भी एक्सपीरियंसेस है, हिस्ट्री है, मध्य प्रदेश में भी है, बाकी जगह में भी है, बंगाल में भी है, काफी जगह ये चल रहा है। पूरा के पूरा चोरी नहीं कर पाया है। आप सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन करने दोगे तो वो पूरा ही चोरी कर लेंगे। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू बी बेस्ड ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, how will this compare with the first? अच्छा, तो ये दूसरा सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो होगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के ऊपर है। पहला वाला तो हाई यील्डिंग वैरायटी था, तो इसमें क्या अंतर होगा? अंतर ये होगा कि उस टाइम जो बेसिस ले, जो फाउंडेशन लेआउट कर दिया गया है 30-40 साल में, ताकि कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ एग्रीकल्चर हो पाए, वो अब रेडी है। कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ एग्रीकल्चर बहुत आराम से किया जा सकता है यदि उसको एक ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम देके, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम देके कर पाए। और सिर्फ ये नहीं, आपको ये, आप ज्यादातर लोगों को पता भी होगा, सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये अब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और बाकी देश में भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां का जेनेटिक पूल भी है, डाइवर्सिटी भी है, उसको भी ले ले तो और बेहतर होगा। तो मेरे को लगता है ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। अब कॉर्पोरेट्स एकदम रेडी है कैसे टेक ओवर करना है। उस टाइम में वो लोग शुरू ही कर रहे थे, वियतनाम वॉर और ये सब हो चुका था ना, तो बम बनाने से फर्टिलाइजर में आए थे, स्टील बना रहे थे, ये सब कर रहे थे, वहां से यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा। MSP for dryland crops like millets, pulses and oilseeds to incentivize ना, ये क्वेश्चन माधुरी का जो है ये है कि जो ड्राईलैंड क्रॉप्स है, जैसे ज्वार, बाजरा, मिलेट, पल्स, ऑयल सीड्स, ये सब जो है, इसको यदि इंसेंटिवाइज किया जाए MSP देके, इसमें मेरे को कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यदि ड्राईलैंड में जो पहले का वैरायटीज का सीड्स चलते थे, मिलेट, ज्वार, बाजरा, ये सबको इंसेंटिवाइज किया जाए, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत ये है कि वहां का जो एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन तो कुछ टारगेटेड क्रॉप्स के ऊपर होता है, तो वो टारगेटेड क्रॉप्स के ऊपर करने से दिक्कत है। अभी तो ईस्टर्न इंडिया में मेरे को लगता है कि ईस्टर्न इंडिया का राइस पूल और ये हटाने के पीछे ये चल रहा है, उसको मैं अपोज करता हूँ। एक सवाल आया है मेरे को, जो बोल रहा है कि ऐसा लग रहा था कि मतलब अच्छा, what about the violence faced by women in urban areas? मुझे लगता है कि जो महिलाएं जाती हैं, और ये चॉइस का जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि महिलाओं के पास ग्रामीण क्षेत्र में चॉइस नहीं है। उनके पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो ये बोले कि मैं यहीं रहकर काम करूंगी या बाहर जाके काम करूंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में वो जो काम करेगी उसके लिए उसको पैसा ना के बराबर मिलेगा, अगर मिलेगा तो। लेकिन बाहर जाने से
उसकी कुछ अपनी इंडिपेंडेंट कुछ आमदनी हो सकती है, जिससे घर परिवार में भी उसकी अहमियत बढ़ती है। क्योंकि जो कमाता है मेंबर, उसकी एक अहमियत होती है किसी भी परिवार में, क्योंकि वो बच्चे बूढ़ों का जो ख्याल रखना होता है उसमें वो योगदान देते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए भी ये बहुत एक दिलचस्प एक मामला है कि पहले यही था कि आदमी जाएंगे और शायद साथ में महिलाएं जाएंगी काम करने के लिए, लेकिन आदमी ही वापस आके घर बनाएंगे, माँ बाप का ख्याल रखेंगे। लेकिन आज खास करके झारखंड में जो मुझे दिख रहा है कि महिलाएं जो पैसा कमा रही हैं उससे आकर घर बन रहा है गांव में, उसी से आके खेती बाड़ी में भी पैसा लग रहा है, उसी से बच्चों की शिक्षा हो रही है, उसी से इलाज भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के पास जब कोई और चारा ही नहीं है कि गांव में रहकर उनको कुछ ऐसा काम मिले जहां वो उनकी कुछ आमदनी हो, उनको कुछ आदर मिले, तो मुझे लगता है कि वो चॉइस नहीं है, मुझे लगता है कि वो जबरन जा रही है, क्योंकि उनके पास ग्रामीण क्षेत्र में और कोई मौका नहीं है। दूसरा ये था कि महिलाओं को जब वो जाती है शहरी इलाकों में काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए, तो उनको बहुत दिक्कतों से जूझना पड़ता है। मैं झारखंड में ऐसे बहुत सारे केस जानती हूँ जहाँ लड़की गई है काम करने और फिर गायब हो गई। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब हजारों घर बोलूंगी मैं, एक एक जिला में होंगे जहाँ लड़कियां वापस नहीं आई या कुछ पता नहीं है। तो बिचौलिया आया, ले गया, बोला कि तुमको शहर में काम दिलवाऊंगा, माँ बाप को कुछ एडवांस में पैसा दे दिया और उसके बाद गायब हो गए। तो ये प्रॉब्लम मतलब देखा जाता है कोई भी क्षेत्र में, चाहे वो घरेलू काम के लिए जा रही हो, चाहे वो किसी और काम के लिए जा रही हो, लेकिन जितनी कम पढ़ी लिखी होगी लड़की, उतनी उसको कठिनाई होगी शहर में ये सब दिक्कतों से जूझने में। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो यौन शोषण होता है महिलाओं का, खास करके जब वो अपने गांव से बाहर जाती है काम करने के लिए, तो ये मतलब ऐसे मौके ज्यादा होते हैं कि उस पे अत्याचार हो, उसका फायदा उठाया जा सके। तो ये रिस्क तो है, लेकिन इसके बावजूद और ये जानकर अगर महिलाएं जा रही हैं तो मुझे लगता है वो मजबूरी में जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अलग अलग मौके मिल रहे हैं अलग अलग आमदनी इकट्ठा करने के लिए। एक अच्छा सवाल है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माइग्रेशन एंड इंपीरियलिज्म? मुझे लगता है सर्कुलेशन ऑफ लेबर इज द बेसिक पॉइंट, कि एक जगह में अगर आप रहें और वहां आपका संगठन मजबूत हो और वहां आप अपने अधिकारों का डिमांड कर सके, अगर आपको वहां से खिसका दिया जाए और दूसरी जगह भेज दिया जाए तो आप वो मांगे नहीं उठा पाएंगे। प्रिया देशिका का बहुत इंटरेस्टिंग एक किताब लिखी है उसने, जहां वो दिखा रही है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में ये 3 राज्यों में लेबर को शिफ्ट किया जा रहा है, खेत मजदूरों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र से वो लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जा रहे हैं वो लोग क्या बोल रही थी मैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। मध्य प्रदेश से वो लोग जा रहे हैं कर्नाटका और कर्नाटका से वो लोग आ रहे हैं महाराष्ट्र। तो ऐसा भी ये सर्कुलर माइग्रेशन जो चल रहा है, इसका मूल कारण ये है कि खेत मजदूर संगठित ना हो और अपना डिमांड वहां ना बना पाए, और इसलिए भी ताकि वहां उस राज्य में जो लोग मांगे कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, उनकी मांगों को नकारा जा सके, क्योंकि आप सस्ते में कहीं और से मजदूरी के लिए लोग ला पा रहे हैं। तो ये एक कारण है। दूसरा ये भी है कि अगर एक जगह में रहकर हम लोग अपने पानी, एनवायरनमेंट, मिनरल, ये सब के ऊपर अगर हम लोग का कब्जा हो और हम लोग ये फैसला करें कि कहाँ जाएगा, कौन यूज करेगा, तो इसमें तो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस उनको हार मानना पड़ेगा। तो क्योंकि वो लोगों को हमेशा घुमाए रख सकती हैं कि जहां से वो आए हैं, जहां उनका वोटर आईडी है, जहां उनका पहचान पत्र है, वहां से हटाकर अगर किसी और जगह पे काम करें तो वो निहत्थे हो जाते हैं। यही मानना है, और इसी बेसिस पे इतना बड़ा हम लोग माइग्रेशन का
ये एक फिनोमिनन हम लोग देख पा रहे हैं इस देश में। ये भी था, do some of those migrating to urban areas feel a positive sense of reduced oppression, particularly among some women from patriarchy and Dalits in the context of caste oppression? Yes, definitely so. क्योंकि गांव में जिस टाइप का शोषण होता है उससे लोग मुक्ति के लिए भी शहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि शहर में एक लेवल पे लोगों को लगता है कि वो लोग ऐसे घुल मिल जाएंगे कि उनकी पहचान जो है वो लोग एक नई तरीके से बैठा पाएंगे, नई पहचान बना पाएंगे अपने लिए। लेकिन ये भी देखा गया है कि दलित महिलाएं जो गांव से शहर की तरफ जाती हैं उनको जो काम मिलता है और जो व्यवहार होता है उनके साथ वैसे ही होता है एक लेवल पे। तो हो सकता है कि कुछ चीजों में बदलाव आया हो, जैसे बच्चों को पढ़ाई का एक अधिकार मिल जाए अगर वो शहर में आए, बल्कि जहाँ की गांव में उन लोगों को क्लास के बाहर बिठाया जाता था। तो ये भी कुछ महिलाओं ने बताया मुझे कि उनके बच्चों को, उनकी दिशा तो वही है, मतलब उनकी हालत वही है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं और पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे और इस शोषण को एक लेवल पर अपने परिवार में उससे मुक्त हो पाएंगे। एक और था कि मैंने एजुकेशन के बारे में बोला और गांधी के मूल शिक्षण के बारे में मैं क्या सोचती हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी बहुत चीजें हैं जो गांधी ने कही जिससे मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि गांधी के कुछ ऐसे विचार थे, और खास करके ये विलेज इकोनॉमी वाला जो उसका मॉडल था, इसको भी हम लोगों को फिर से शायद देखकर सोचना चाहिए कि क्या हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मूल शिक्षण, सस्टेनेबल विलेज इकोनॉमी, ये सब ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ गांधी ने नहीं कही हैं और लोगों ने भी कही हैं, लेकिन अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर इससे हम लोग कुछ निकाल के अपने आंदोलन को और मजबूत कर सकते हैं तो जरूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Kaustubji had presented many important points. One on the whole effect of Green Revolution, why and how it was promoted, what are the methods that the state adopted in order to promote it in different ways, and how it affects the irrigated and non-irrigated areas, and in relation to food crops and commercial crops. The other point we tried to emphasize on was, one is to reject Green Revolution that everybody here understands. The other was, there was some reference to M.S. Swaminathan report. He feels that going back to the history of M.S. Swaminathan as well, and even otherwise, he can be molded into the interests of the corporates and the state anytime, and therefore we should reject him also outright. He also feels that any representation of him as somebody who represents the aspirations of the people's movement in one or the other way will also cause damage to the movement. The movement should be up on its own able to address the issues. So we have to rethink, we have to reflect upon that. The other, Neha, on the other hand, provided a lot of insights. In fact, she has a lot more details. She has done a detailed study on this aspect of migration, the extent of it all over the country, and how it very typically affects women also. This question of, it's more to be noted and understood, especially imperialism and migration के बारे में जो सवाल आया था, how the circulation of labor in fact helps to disorganize labor. ये पंजाब में भी यही देखते हैं, माइग्रेशन लेबर को ऑर्गेनाइज करना है, बहुत बड़ा संख्या में है, but defining it difficult. कर्नाटक में भी यही सिचुएशन है. So people keep moving out from one area to another area, and it makes the whole town. And we have to find some solution for this. It's a big challenge. So she's right there. The other aspect, I feel we have to delve more deeply on. Women do escape from some forms of oppression when they shift from rural areas. She also said that. But there are other problems that they have to encounter in city. And when we did the rural survey in Karnataka, we found that on an average,
women more than 14 hours are labor in rural areas. In towns, it's a different story, lot of harassment. For example, no toilets, that's one big problem, no water. So everything guys a double load. So these things we have to discuss more time. So thank you.